वेलकम टू पवित्रा एकेडमी। और आज हम जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो आया है हमारा जुलाई 2019 पेपर 2। और इस पेपर में हम जो सीडीपी सेक्शन रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं पेपर पर। यस, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग ऑफ कोलबर्ग। डिस्क्रिप्शन दिया गया है, राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कंसाइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। यस, अंतःकरण के स्व चयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ठीक है, देखिए इस चीज को समझना है। यहां पर बात की गई है क्या? संपूर्ण मानवता की। ठीक है, ऑल ह्यूमैनिटी की बात की गई है। मतलब यहां पर बात किसकी की गई है? वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है। ठीक है जी, मतलब उसकी बात की गई है कि जब व्यक्ति केवल अपने बारे में नहीं सोचता है, औरों के लिए भी सोचता है, मतलब पूरे एक समाज के लिए सोचता है, पूरी मानव जाति के लिए सोचता है। और ये जो हमारी सोच डेवलप होती है ये कब होती है? जब जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, देखिए हमें पता है कि कोलबर्ग ने 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस दिए हैं मोरल डेवलपमेंट के। और जो सबसे ऊपर वाली मिंटू से जो 6th स्टेज है उसमें यही होता है कि लास्ट में जो मोरलिटी होती है वो केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, केवल अपने सुख दुख के लिए ना होकर वो हो जाती है संपूर्ण मानव जाति के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो 6th हमारी स्टेज होती है उसका नाम क्या है? यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। मीन टू से ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन ऑफ द मेजर अकम्प्लिशमेंट ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखिए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में कहा गया है, जो कि किसने दी थी? जीन पियाजे ने। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ही ये क्वेश्चन है। एनिमिस्टिक थिंकिंग, जी नहीं, ये होती है हमारी सेकंड स्टेज में, और यू कैन से प्री ऑपरेशनल स्टेज में या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। एबिलिटी टू कंजर्व, बिल्कुल सही बात है। एबिलिटी टू कंजर्व जो होती है वो रिलेटेड होती है कंक्रीट ऑपरेशनल से। वहीं हाइपोथेटिक डिडक्टिव होती है हमारी 4th स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से, या हम कहेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से। एंड सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस या द्वितीय वर्तुलक प्रतिक्रियाएं होती हैं हमारी 1st स्टेज, और यू कैन से संवेदी गामक अवस्था और सेंसरी मोटर स्टेज से। तो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंस्ट्रक्टिविस्ट सच है जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की व्यू लर्निंग है। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप से देखते हैं? ठीक है जी, किस रूप में देखते हैं जी? देखिए सीधी सी बात है, संरचनावादी या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का ही मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। मतलब यहाँ पर बच्चे को हम कंस्ट्रक्ट करने वाला मानते हैं कि भाई हम अपनी नॉलेज का, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसको हिंदी में हम रचनावाद या निर्माणवाद भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब है? मीनिंग मेकिंग, मतलब अर्थ को समझकर और उसका हम निर्माण करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Selecting and presenting stories and clippings from newspapers that portray both men and women in non-traditional roles is an effective strategy to समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करती हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन आया है ये आया है जेंडर बायस से। ठीक है ना, ये हमारा जो एक सिलेबस की बात करें तो जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट आता है जिसमें हम जेंडर बायसनेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे माइंड में एक स्टीरियोटाइप होता है, एक रूढ़िवादिता होती है कि भाई जो औरतें होती हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, आदमी होते हैं वो ये वाले काम करते हैं। तो उस चीज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इनके जो रोल्स हैं उनको हम अलग अलग चित्रित करेंगे। तो इसमें जो भी ऑप्शन सही होगा वो हमारा क्या कहेगा? जेंडर स्टीरियोटाइप को इरेडिकेट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए होगा। ठीक है, देखिए ये एनकरेज है तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बायसनेस भी नहीं कर रहा है। काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप, काउंटर का मतलब क्या? चैलेंज करना, उसको सामना करने के लिए, है ना। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। यस, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द चाइल्ड सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के अंदर तो भाई मीडिया भी करता है, स्कूल भी करता है, फैमिली भी करता है और नेबरहुड भी करता है, जिसमें ये सभी हैं, वही सही होगा मिंटू से ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे। As per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, how would the intelligence of a person with the following characteristics be categorized? कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं भाई हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अब विशेषता बता रखी कि भाई अगर किसी व्यक्ति में ये विशेषता है तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि होगी एज पर होवार्ड गार्डनर। ठीक है, अब जो विशेषता है वो देख लेते हैं। दूसरों की मनोदिशा, देखिए यहीं से क्लियर हो रहा है, या इंग्लिश में हम कहें इंटेंशंस ऑफ अदर्स। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता, एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशंस एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स। देखिए जहां पे अदर्स आ गया मतलब दूसरे की बात चल रही है, दूसरे की बात चल रही है तो हमारा आंसर क्या होगा, इंटरपर्सनल। ठीक है जी, इंटरपर्सनल या अंतःवैयक्तिक। देखिए कई बार कंफ्यूजन होता है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल होता है जब हम स्वयं के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, अगर हम स्वयं को समझ जाते हैं तो उसको हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहेंगे, और यदि हम दूसरे के इंटेंशंस को, उनके भावों को, उनके मूड को समझ जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजंस फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, जल्दी से देख लेते हैं। टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन। देखिए लेबल हम नहीं करेंगे और सेपरेट भी हम नहीं करेंगे, दोनों ही नेगेटिव जा रहे हैं। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। इनटू नॉन अचीवर्स, नहीं, बिल्कुल ये जवाब हमारा गलत होगा। ठीक है, आफ्टर दैट टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है भाई। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए यूज करेंगे हम। टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग टेक्स प्लेस, बिल्कुल सही बात है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या प्रोग्रेस हुई है उनका पता लगता है भाई असेसमेंट से। आफ्टर दैट टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजिंग एरियाज ऑफ द चाइल्ड विद द पेरेंट्स। ये जवाब भी बिल्कुल पॉजिटिव जा रहा है कि भाई जो माता पिता के साथ हम चर्चा करेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उनकी क्षमताएं हैं, क्या उनकी संभावनाएं हैं। तो मतलब यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है वो गलत है, बाकी तीनों सही हैं। मिंटू से ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रगतिशील शिक्षा की बात चल रही है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है उसी का एक पार्ट होता है क्या, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्योंकि देखिए अगर हम बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चों के हितों के अनुसार, उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे तो हम प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है, प्रोग्रेस करने के लिए या एजुकेशन को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए वी हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जिसमें बच्चे को प्रमुखता दी जाएगी। तो जल्दी से देखते हैं ऑप्शंस को। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक बिल्कुल नहीं होगा। बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, बिल्कुल सही बात है। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट नहीं, हम केवल उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे हमेशा, जब भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात आएगी आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को माइंड में रख के ही आंसर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज इंपॉर्टेंट। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर क्वेश्चन आया है या व्यक्तिगत भिन्नता के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो समझ लेते हैं भाई। टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गिव ईच। देखिए केवल इनहेरिटेड की हम बात नहीं करेंगे, वह हमारा आंसर वही सही होगा जिसमें इनहेरिटेंस के साथ साथ इन्वायरमेंट भी होगा। टू लुक एट द इन्वायरमेंटल, इसमें केवल इन्वायरमेंट आ गया है तो ये भी गलत होगा। टू कंसीडर मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन, ये भी गलत होगा। टू कंसीडर बोथ, यस ये सही है, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनके पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, बिल्कुल बिल्कुल जो उनके बीच में इंटरेक्शन होती है उस पर भी विचार करना पड़ेगा व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए।
तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। बिल्कुल होता है जी, क्रमिक होता है, क्रम से चलता है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म से ही निर्धारित हो जाती है क्या? बिल्कुल भी नहीं होती है भाई। हम जन्म से थोड़ी कह सकते हैं कि इतना विकास करेगा नहीं करेगा। और दूसरी बात, उसकी गति सटीक नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है नोट क्या नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं है, नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Several research studies show that teachers have more overall interaction with boys than girls. What is the correct explanation for this? अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? अगेन ये अपना क्वेश्चन है कहाँ से? जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट से। तो हमारा जो आंसर होगा वहां पर जहां पर बायसनेस होगी। बॉयज हैव मच मोर एकेडमिक, नहीं, बिल्कुल भी हम ये नहीं कहेंगे भाई। बॉयज नीड मोर अटेंशन, बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाई? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जवाब है। यह लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है कि हम लिंग के आधार पर पक्षपात कर रहे हैं। लड़कियों की तरफ हम कम ध्यान दे रहे हैं, लड़कों की तरफ कंपैरेटिवली ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो गलत है। बॉयज आर इजियर टू मैनेज, नहीं नहीं, कहाँ इजियर, कौन कहता है? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं भाई। जेंडर के हिसाब से हम कभी भी पक्षपात नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ability to come up with original and divergent solutions to a problem is a primary characteristic of, देखिए शब्द आया है divergent solution। ठीक है, डाइवर्जेंट या हम हिंदी में कहेंगे अपसारी समाधानों की बात कर रहे हैं। देखिए दो तरीके की सोच होती है हमारी। एक होती है अपसारी या डाइवर्जेंट, जिसमें हम एक ही समस्या के कई समाधान सोचते हैं, और एक होती है अभिसारी, ठीक है, जिसमें हम फैक्ट्स के बेस पे एक कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? डाइवर्जेंट है, और ये हमारी क्या है? कन्वर्जेंट है। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन है तो आई कार्ड में जो वीडियो है आप उस पर जाके अच्छे से समझ सकते हैं कि जब डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है तो हम एक ही समस्या के कई समाधान सोचते हैं, और जो कि एक सिंबल है किसका? क्रिएटिविटी का। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो भी क्रिएटिव से रिलेटेड होगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर 3 है, यही हमारा सही आंसर होगा। सृजनात्मक बच्चों की प्राथमिक विशेषता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशन शुड बी टीचर मेड व्हाइल वर्किंग विद स्टूडेंट्स विद विजुअली चैलेंज्ड? दृश्य रूप से बाधित की बात चल रही है। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो बच्चा दृश्य बाधित है तो हमें कहाँ पर ध्यान देना है? उसकी अलग सेंसेस पर ध्यान देना है, मीन से सुनना या टच करना। तो इन ऑप्शंस में जो भी वो उससे रिलेटेड होगा वही हमारा आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं जल्दी से। स्पीक क्लियरली, बिल्कुल सही बात है। एंड यूज ए लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल्स, बिल्कुल सही ऑप्शन जा रहा है। दूसरों को भी देख लेते हैं। यूज ए वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, विजुअल प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं वैरायटी की, और वो भी विजुअली चैलेंज्ड बच्चे होने के बावजूद, तो ये गलत होगा। ओरिएंट हरसेल्फ सो दैट स्टूडेंट्स कैन वॉच, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उनके पास जाके खड़े हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फोकस ऑन वैरायटी ऑफ रिटन टास्क स्पेशली वर्कशीट, रिटन टास्क अगेन विजुअली चैलेंज के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, ये हमारा आंसर होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग डैश इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? यस, पॉजिटिव सेंस है, इंक्लूसिव बात चल रही है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, पीयर ट्यूटरिंग है, तो इसको हमें बढ़ाना है, बढ़ावा देना है। शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, बिल्कुल सही बात है। शुड बी एक्टिवली डिस्करेज्ड, नहीं भाई, डिस्करेज क्यों करेंगे। शुड बी ओकेजनली यूज, नहीं भाई, हमेशा यूज करना है हमें। तो शुड नॉट बी यूज्ड, ये भी बिल्कुल गलत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि हम सक्रिय रूप से आगे बढ़ाएंगे किसको? सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को।
इंक्लूसिव क्लासरूम में। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम? निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अगेन इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, देखिए भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि हमें हर टाइप के बच्चे को इंक्लूड करना है अपनी क्लास में, चाहे बच्चा फिजिकली चैलेंज्ड है या विजुअली चैलेंज्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है या एमआर है या एक वंचित वर्ग से आया है और उनके साथ, या फिर बच्चा नॉर्मल है। ठीक है, तो सबको एक साथ पढ़ाना है, तो हम यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, एक जैसा इंस्ट्रक्शन हम उनको नहीं दे सकते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग भी नहीं होगा। प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव लर्निंग नहीं, कंपटीशन हम उनके बीच में नहीं करवाएंगे, प्रतियोगिता नहीं करवाएंगे। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, बिल्कुल सही बात है। हम एज पर द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, हम उनको लेकर चलेंगे इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान के साथ कि भाई तुझे इस चीज की जरूरत है, तुझे हम ये देंगे, तुझे इस चीज की जरूरत है, तुझे हम ये चीज प्रोवाइड करवाएंगे, या विशिष्ट शिक्षा योजना ही इसका एकमात्र समाधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is correctly matched pair of learners and their primary characteristics? अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देख लेते हैं भाई कौन सा सही है। हियरिंग इम्पेयर्ड कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड विजुअल, देखिए हियरिंग बात कर रहे हैं, ऊपर से विजुअल बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। डिसलेक्सिक लर्नर्स लैक ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, बिल्कुल सही जा रहा है। और भी देख लेते हैं। क्रिएटिव लर्नर्स हाइपर एक्टिव नहीं है, तो हाइपर एक्टिव तो एडीएचडी का हो गया, फिर से गलत। अटेंशन डेफिसिट लर्नर हाई मोटिवेशन, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, तो डिसलेक्सिक लर्नर लैक ऑफ रीडिंग। अब यहाँ पे देखिए एक चीज को समझना है, जो डिसलेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है? रीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, लेकिन इसमें कई बार हमें कंफ्यूजन रहता है, कई बार हम कहते हैं कि ये रीडिंग डिसऑर्डर है, यहाँ पे तो राइटिंग लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब एक सिंपल सी बात को समझो भाई, अगर किसी को रीडिंग में प्रॉब्लम है, अगर किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो क्या उसे लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? अगर किसी को रीडिंग की स्पेलिंग का नहीं आता है, नहीं पढ़ा जाता है उससे क्या लिखा हुआ है, तो क्या आपको क्या लगता है वो रीडिंग लिख देगा? समझ रहे हो? तो भाई अगर पढ़ने में प्रॉब्लम है तो लिखने में भी प्रॉब्लम होगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following does not result in meaningful facilitation of learning? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणीत नहीं होता है? नहीं पर ध्यान दे के चलेंगे, नोट पर ध्यान दे के चलेंगे। देख लेते हैं भाई, मीनिंगफुल फैसिलिटेशन की बात चल रही है। कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिल्कुल भाई ये तो काम की बात है, ये तो अच्छी चीज है, पॉजिटिव है, ये तो होता है। प्रोमोटिंग रिपीटिशन एंड रिकॉल, नहीं ये नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, यूज ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, बिल्कुल सही बात है भाई, हमें एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स का यूज करना चाहिए, उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए, पॉजिटिव है। एनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट ए प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात है, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है नोट, मतलब नेगेटिव पूछा गया है, इनमें से नेगेटिव कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा रहेगा सही आंसर। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, ठीक है ना, ये रोट मेमोराइजेशन का सिस्टम नहीं है भाई। चलिए आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन फिर से नोट का है। Which of the following would not be consistent with a constructivist environment? नोट का क्वेश्चन है, नेगेटिव की बात आएगी, वही हमें पकड़नी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जाएगी जो बात। स्टूडेंट्स आर गिवन फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन कॉम्प्लेक्स मीनिंगफुल प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटीज, सही बात है भाई, हम करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स वुड कोलैबोरेटिवली एंड आर गिवन सपोर्ट टू एंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग विद ईच अदर, बिल्कुल सही बात है भाई, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच करती है ये। Teachers elicit to students ideas and experiences in relationship to key topics and plan teaching learning to elaborate or restructure their current knowledge, बिल्कुल सही जा रहा है ये हमारा। ठीक है, फोर्थ भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें नेगेटिव पकड़ना है, तो होपफुली फोर्थ ही आंसर होना चाहिए। टीचर्स इम्प्लाई स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट स्ट्रेटजीज एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट्स रादर देन प्रोसेस, जी नहीं, ये चीज देखो बिल्कुल नेगेटिव चली गई है कि हम प्रोडक्ट पर विश्वास करेंगे, प्रोसेस पर नहीं, है ना, प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई।
ठीक है ना, ये नेगेटिव जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा जो कल्चर है वो भी यही कहता है कि भाई कर्म करो फल की इच्छा मत करो, मतलब प्रोसेस पे ध्यान दो, ठीक है, रिजल्ट पे ध्यान मत दो। रिजल्ट देना किसी और का काम है, रिजल्ट देना आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है? मेहनत करना है, प्रोसेस का काम है आपका। आप प्रोसेस कर सकते हैं, रिजल्ट तो कोई और देगा ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि यहां पर जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, ये वही अप्रोच घूम के आ रही है भाई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि भाई प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना है, केवल प्रोसेस पे ध्यान दे रहा है। जबकि ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 उल्टा कह रहा है, और हमारा क्वेश्चन भी नोट में था। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट में क्या होता है, हम प्रोसेस पे एम्फेसिस करते हैं, रिजल्ट पर नहीं करते हैं। ओके, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट डैश रादर देन डैश। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय इसके, किसके भाई? यस, लर्निंग गोल ज्यादा महत्वपूर्ण है या परफॉर्मेंस गोल ज्यादा महत्वपूर्ण है? सीधी सी बात है भाई, सीखना ज्यादा महत्वपूर्ण है परफॉर्मेंस से। तो ये आंसर हो सकता है अपना। बाकी देख लेते हैं। परफॉर्मेंस गोल्स, लर्निंग गोल्स, जी नहीं, ये नहीं होगा। हम परफॉर्मेंस गोल्स को ज्यादा महत्व नहीं देंगे कि आपकी परफॉर्मेंस तो बहुत कुछ अच्छी आ रही है, लेकिन आपको लर्न कुछ नहीं हो रहा है, आपको पता कुछ नहीं है, वो मैटर नहीं करता है। फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको महत्व नहीं देंगे। मार्क सीकिंग गोल, इसको भी हम महत्व नहीं देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि हम अधिगम लक्ष्य को अधिक प्रोत्साहित करेंगे बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। ठीक है जी, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, आपको नॉलेज कितनी है वो मैटर करता है। इसका मतलब है ये। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज। इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज को देख लेते हैं, जो जो पॉजिटिव है वो हम देख लेंगे भाई। सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स, बिल्कुल सही बात है भाई, बच्चों को गोल्स भी रखने चाहिए, टाइम टेबल भी सेट करना चाहिए। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स मैप, बिल्कुल सही बात है भाई, कॉन्सेप्ट मैप बनाने चाहिए, अवधारणात्मक नक्शे बनाने चाहिए, ठीक है। थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, सही बात है, पॉजिटिव है। एक्सप्लेनिंग टू ए पीयर, बिल्कुल सही बात है। सेल्फ क्वेश्चनिंग, स्वयं से प्रश्न करना, ये भी सही है। तो वही ऑप्शन सही होगा जिसमें ये सारे हैं, और ये है ऑप्शन नंबर 4 में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए जो मोटिवेशन होती है वो दो प्रकार की होती है, एक्सट्रिंसिक या हिंदी में हम कहेंगे बाह्य, और एक होती है इंट्रिंसिक या जिसको हम कहते हैं आंतरिक। मतलब एक तो मैं अंदर से मोटिवेटेड हूं कुछ करने के लिए, और एक मुझे मोटिवेशन चाहिए बाहर से कोई दूसरा कहे, ठीक है। तो अब यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दूसरे के लिए, मतलब बाहर से। अभी देख लेते हैं भाई ऑप्शंस को। आई एंजॉय डूइंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज सो मच फन, बिल्कुल इंट्रिंसिक मोटिवेशन है भाई। आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क, देखिए सीधी सी बात है, ये भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट्स बेटर, ये भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। फोर्थ ही होना चाहिए भाई, क्योंकि एक्सट्रिंसिक की बात चल रही है। आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर्स गिव अस मार्क्स, देखिए यहाँ पर बात आ गई है टीचर की, मतलब किसी और की, मतलब बाहर की, मतलब एक्सट्रिंसिक की। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, या मैं कहूंगा मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूं, क्योंकि प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं कौन? शिक्षक, ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि बाह्य अभिप्रेरणा पूछा गया है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए प्राइमरी क्लासरूम ए टीचर शुड, क्या करना चाहिए भाई? गिव ओनली एग्जाम्पल्स। देखिए मैं बताता हूं कि जिसमें भी केवल ओनली हो वो नहीं होगा, ठीक है। ओनली नॉन एग्जाम्पल्स नहीं होगा। गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, बिल्कुल सही बात है। नोट गिव एनी एग्जाम्पल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल दोनों देने चाहिए, ये भी होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा सही, ठीक है। उदाहरण है गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि उदाहरण क्या होते हैं और गैर उदाहरण क्या होते हैं। देखिए उदाहरण का मतलब क्या होता है, जब हम कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दें। सपोज मैं कहूँ कि भाई आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, कि भाई ट्रांसपोर्ट के जो साधन है वो कौन से हैं, ठीक है, आप वो बता रहे हैं बच्चों को।
और आपने सबसे पहले स्टार्ट किया कि भाई जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब जो जमीन पर चलते हैं, उनकी आपने बात की, आपने पढ़ाना शुरू किया कि भाई बस होती है, कार होती है, ट्रेन होती है, ठीक है। आपने ये कुछ उदाहरण दिए, ये क्या है, उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं किसके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के, जो सतह पर चलती हैं, जो मैदान पर चलती हैं, ठीक है, यहां तक बात। लेकिन इसके साथ ही अब बच्चा समझ सकता है कि जो भी, जिससे भी हम यहां से वहां जा सकते हैं, वो सारे के सारे हो सकते हैं। तो इसी टाइम पे आपको जरूरत है किसकी, नॉन एग्जाम्पल्स की, कि भाई आपको नॉन एग्जाम्पल्स भी बताने हैं, ठीक है। और नॉन एग्जाम्पल्स में आप कहेंगे भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जमीन पर नहीं चलती हैं, जैसे जैसे आप कहेंगे भाई एरोप्लेन है, ठीक है, वो जमीन पर नहीं चलता, वो तो हवा में उड़ता है, ठीक है। या फिर आप कहेंगे कि भाई शिप है, वो तो पानी में चलता है। तो ये नॉन एग्जाम्पल्स देने भी जरूरी हैं, जिससे बच्चे के कॉन्सेप्ट्स ज्यादा क्लियर होते हैं। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि क्लास में हमें दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन। मीनिंग मेकिंग की बात आ रही है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात आ रही है, अर्थ निर्माण की बात कर रहे हैं। तो एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन बिल्कुल मीनिंग मेकिंग की बात करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा। यूजिंग प्यूनिटिव मेयर्स मतलब आप दंड देंगे बच्चे को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं भाई। यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइजिंग टेस्टिंग बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट, कि हम अन्वेषण एवं परिचर्चा करेंगे, जिससे अर्थ का निर्माण होगा। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी कोई व्यक्ति या कोई बच्चा गलती करता है, ठीक है, एरर करता है, तो आपको इसको एक पॉजिटिव सेंस में ही लेना है हमेशा, ठीक है। क्यों लेना है, क्योंकि देखो भाई, पहली बात तो ये कि गलतियां करेगा कौन, जो कुछ करेगा, ठीक है, मतलब वो कुछ ना कुछ कर रहा है। और दूसरी बात, हम अपनी गलतियों से ही तो सीखते हैं। पहले हमने एक काम किया, फिर हमने देखा कि गलत किया, फिर हम ढूंढते हैं कि कहां पर गलती की। जब हमें समझ में आ जाता है कि हम यहाँ पर गलत कर रहे हैं, हम फिर आगे वो काम नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है। तो आप इसको पॉजिटिव सेंस में लेंगे। तो अब देख लेते हैं कि भाई एरर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। आर ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है जी। आर ए हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल, नहीं, हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल तो नहीं है भाई, रुकावट तो नहीं है, ठीक है। शुड बी इग्नोर, इग्नोर करना करोगे क्या, नहीं भाई, इग्नोर क्यों करेंगे हम। सिग्निफाई दैट चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज आर फार इंफीरियर, नहीं भाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम बच्चों के बारे में ऐसी बातें नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही होगा, कि वो सिग्निफिकेंट है, प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस प्रकार से देखा जाता है, किस रूप में देखा जाता है। मिनिएचर अडल्ट के रूप में देखा जाता है, कि भाई बड़ा था वो छोटा हो गया, ऐसा है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं देखा जाता भाई, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है खुद से निर्माण करना, ठीक है। टेबुलर सा या ब्लैंक स्लेट देखा जाएगा, नहीं। पैसिव बीइंग देखा जाएगा, नहीं। प्रॉब्लम सोल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यही होगा हमारा आंसर। ओके, आफ्टर दैट, ए टीचर्स रोल व्हाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। सहयोगात्मक अधिगम की बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात चल रही है। तो भाई, इज टू बी साइलेंट स्पेक्टेटर, साइलेंट, चुपचाप खड़े होकर देखते रहोगे क्या, एंड लेट चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट, नहीं, साइलेंट ही हो तो फिर आपकी जरूरत क्या है भाई, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इज टू लीव द क्लास एंड लेट चिल्ड्रन, नहीं, नहीं, आप क्लास छोड़ के स्टाफ रूम में बैठ के चाय पियेंगे और बच्चा अपना काम करेंगे, बिल्कुल गलत बात है। इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप, बिल्कुल सही बात है भाई, सपोर्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। इज टू सपोर्ट द ग्रुप विच हैज ब्राइट एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, अरे नहीं, 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 ऐसा क्यों भाई, जो सभी को लेकर चलना है हमें, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट, दैट सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, यही आपका कार्य रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। देखो भाई, विकास एवं अधिगम, या मैं कहूंगा डेवलपमेंट एंड लर्निंग,
ये दोनों ही बहुत ही गहन तरीके से एक दूसरे से इंटरवोवन है, मिक्स्ड है। तो ऐसा ही कुछ देख लेते हैं। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड, क्यों नहीं भाई, रिलेटेड है, तो ये आंसर नहीं होगा। लर्निंग टेक्स प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, डेवलपमेंट हो नहीं रही है, लर्निंग हो रही है, ठीक है। रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड्स दैट रेट ऑफ डेवलपमेंट, जी नहीं, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही होना चाहिए। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू पियाजे, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड, अच्छा, अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके, जो संरचनाएं हैं, वो क्या कहा है जीन पियाजे ने, किसके बारे में बात की है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने बात की है स्कीम्स या स्कीमा की, ठीक है जी। स्कीमा के बारे में बताया है कि ये क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर, जिससे हमारे ज्ञान का निर्माण होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With an appropriate question suggestion, the child's understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. Which construct does the above statement highlight? एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। देखो अब सिंपल सी बात है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बना है किससे, लेव वाइगोत्स्की से, पहली चीज तो। और अब लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, 3 चीजों के बारे में बताया है। एक बताया उन्होंने एमकेओ, एमकेओ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, या जो हमें सिखाने वाले होते हैं, आप टीचर से समझ के चलो। एक बताया उन्होंने स्कैफोल्डिंग के बारे में, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या, टेम्परेरी एक्सटर्नल सपोर्ट, सहयोग देते हैं हम बाहर से, उसके बारे में। और एक बताया है जेडपीडी या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वही होता है कि सपोज आपको कुछ आता है, ठीक है, एक तो वो जोन है, आपको यहां तक कुछ आता है, ये आपका जोन है। लेकिन फिर आप जाते हैं किसी एमकेओ के पास, उस व्यक्ति के पास जिसको आपसे कुछ ज्यादा आता है, फिर वो आपकी स्कैफोल्डिंग करता है, वो आपकी कुछ सहायता करता है कुछ समय के लिए, और अब जो आपका सीखने का जोन था वो और आगे तक बढ़ गया, ठीक है। आप अब इतना सीख चुके हैं जो कि आप अकेले नहीं कर सकते थे, लेकिन किसी की सहायता से किया है, तो वो जो बढ़ा हुआ क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, जेडपीडी। और देखिए यहाँ पर इसी की बात की गई है कि भाई चाइल्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है आगे की तरफ, देखिए, है ना, विच शी कुड हैव रीच्ड अलोन, जहां तक वो अकेले शायद ही पहुंच पाती। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, और यू कैन से जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, या समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। और अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो लेक्चर के। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस प्राइमरीली थ्रू। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। यस, रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात की है क्या लेव वाइगोत्स्की ने, जी नहीं, बिल्कुल नहीं की है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात नहीं की है, एडेप्टेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं की है, सोशल इंटरेक्शन की बात जरूर की है, मिंटू से सामाजिक पारस्परिक क्रिया की बात की है, और यही हमारा होगा ऑप्शन सही। और इवन जो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम है वो क्या है, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमारे मतलब समाज तथा संस्कृति हमारी कोग्निशन पर, हमारे संज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। तो सोशल इंटरेक्शन को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है, और यही होगा हमारा सही आंसर। तो होपफुली आपको इस वीडियो लेक्चर से काफी कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद पवित्रा एकेडमी।